हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 12th फैब वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द फर्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट लेटरल एंट्री एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी। हम बात करेंगे लेटरल एंट्री के बारे में और उससे एसोसिएटेड इश्यूज क्या है, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इमर्जिंग टॉपिक है और बार बार लेटरल एंट्री से जुड़ा न्यूज़पेपर्स में आते रहते हैं। तो इसके सिग्निफिकेंस के बारे में हमें जानने की ज़रूरत है। वैसे प्रीलिम्स के लिए तो नहीं, लेकिन मेंस के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यूपीएससी ने एडवर्टाइजमेंट इश्यू किया है टू रिक्रूट 30 पर्सन्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ही तो बेसिकली लेटरल एंट्री हुआ। नॉर्मल बेसिस में हम क्या देखते हैं कि हमें एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसके बाद बेस्ड ऑन द मेरिट हम क्वालिफाई होते हैं, उसके बाद हमारा सिलेक्शन होता है। लेकिन लेटरल एंट्री में तो कुछ इस प्रकार की सिस्टम नहीं होती है। वहाँ पे बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर यानी कि हम में और आप में कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं और जॉब्स दी जाती है। तो जो रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट निकाले गए हैं वो जॉइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल के निकाले गए हैं इन द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। जब हम बात करते हैं लेटरल एंट्री की, तो इसमें डायरेक्ट इंडक्शन ऑफ डोमेन एक्सपर्ट्स एट द मिडिल और सीनियर लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की। यानी कि एक तो ये तरीका होता है कि ये जो आपका हायरार्की है, फ्रॉम द बॉटम टू टॉप अगर जाना है तो प्रमोशन के माध्यम से, वेरियस एग्जामिनेशन के माध्यम से हमें जाना पड़ता है। लेकिन जो दूसरा तरीका होगा वो डायरेक्टली, अगर कोई डोमेन एक्सपर्ट्स है तो उसे फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप लाए जा सकते हैं। रेदर ओनली अपॉइंटिंग रेगुलर रिक्रूट थ्रू प्रमोशंस। क्या एडवांटेज बेनिफिट्स होते हैं लेटरल एंट्री के, तो आप देख सकते हो। फ्रेश टैलेंट पॉलिसी मेकिंग में इनकॉर्पोरेट किए जा सकेंगे, इंडक्ट किए जा सकेंगे, जहां पर जो व्यक्ति होगा उसके पास स्पेशलाइज्ड स्किल्स और डोमेन एक्सपर्टाइज भी होगा। साथ ही साथ वैसे भी आपको भी पता है कि हमें स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है और ये हाईलाइट किया गया था फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के द्वारा, सुरेंद्र नाथ कमेटी एज वेल एज वेरियस कमेटी जैसा होता कमेटी सेकेंड एआरसीज में भी ये बातें कही थी कि हमें स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है। साथ ही साथ इससे इफिशियंसी में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी बाय ब्रिंगिंग कंपटीशन इन ब्यूरोक्रेसी। क्योंकि अभी क्या है, कोई भी यूपीएससी में चयनित एग्जाम के माध्यम से ही होते हैं, तो वहां पर उसकी काबिलियत उनके एग्जाम में रिफ्लेक्ट होती है। सो अगर जो सिविल सर्वेंट्स है उनसे बेहतर सर्विसेज अगर बाहर से या फिर आउटसाइडर्स या फिर फ्रेश टैलेंट्स प्रदान करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है और उस सिस्टम में काम कर रहे हैं जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, उनमें कंपटीशन देखने को मिलेगी और वो भी अच्छे तरीके से समाज के लिए या फिर अपने जिम्मेदारियों को निभा सकेंगे। नीड विथ इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी इन गवर्नेंस, यानी कि गवर्नेंस का सिस्टम एक प्रकार से बढ़ते समय के साथ कम्प्लेक्स होता जा रहा है। वैसे में जरूरी है कि हमें कम्प्लेक्स सॉल्यूशन वाले समाधान की जरूरत है और जो इमर्जिंग इश्यूज है जैसे ग्लोबलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस, इन सब में हम लेटरल एंट्री का फायदा उठा सकें। साथ ही साथ वैकेंसी गैप्स जो ऑफिसर्स के होते हैं वो उनको भी फिलअप किया जा सकता है, लेकिन यानी कि बहुत सारे जो पद होते हैं वो वैकेंट हो जाते हैं, कैन बी मैनी पर्पसेस। तो उस गैप को भी फिलअप करने का काम ये लेटरल एंट्री करेगा। वाइडन द टैलेंट पूल फॉर अपॉइंटमेंट, तो ये भी बात है, लेकिन कुछ कमियां भी है। कमियां क्या है, कुछ लेकुनाज क्या है, तो आप देख सकते हो। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में इन व्यक्ति की परेशानियां आएंगी। यानी कि देख सकते हो ये जो लेटरल एंट्री होंगी वो प्राइवेट सेक्टर, आपको पता है प्रॉफिट ओरिएंटेड है,
और जबकि गवर्नमेंट क्या होते हैं, वो पब्लिक सर्विस का काम करती है। तो अगर इन स्पेशलिस्ट को लाया जाएगा लेटरल एंट्री के माध्यम से, तो हो सकता है ये प्रॉफिट ओरिएंटेड होंगी। प्रॉफिट ओरिएंटेड होंगी तो कहीं ना कहीं जो सर्विस करने का जो विचार होता है, वो विचार कहीं ना कहीं लेटरल एंट्री वाले पीपल्स में नहीं रिफ्लेक्ट होंगे। साथ ही साथ लैक ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस, क्यों? क्योंकि यूपीएससी में तो प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन लेटरल एंट्री में जो लोग आएंगे कोई ज़रूरी तो नहीं कि उन्हें वो ट्रेनिंग प्राप्त हो। दैट्स वाई फील्ड एक्सपीरियंस की कमी होगी। और चूंकि फील्ड एक्सपीरियंस की कमी है तो कहीं ना कहीं जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, ये प्रोग्राम, उन सबको करवाने में दिक्कतें आ सकती है। मे फेस रेसिस्टेंस फ्रॉम द ब्यूरोक्रेसी, तो ब्यूरोक्रेसी खुद एक रेसिस्टेंस फेस कर सकता है, क्योंकि कौन चाहेगा कि उनके जो पद है उन पर खतरा आए और ऐसे लोगों की एंट्री हो जो विदाउट प्रॉपर एग्जामिनेशन फेस किए हुए, प्रॉपर इंटरव्यू फेस किए हुए मौजूद हो। मे डिमोटिवेट द एग्जिस्टिंग ऑफिशियल्स, क्योंकि कहीं ना कहीं इन ऑफिशियल्स को लगेगा कि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर विश्वास नहीं किया जा रहा है, हमारे जो टैलेंट है, हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो एफिशिएंसी है, उस पर विश्वास नहीं किया जा रहा है। सो डिमोटिवेशन देखने को मिल सकता है। ट्रांसपेरेंसी रिक्वायर्ड इन सिलेक्शन प्रोसेसेस, तो जब भी सिलेक्शन किए जाए इन लेटरल एंट्री, तो ये जरूर इंश्योर हो कि ट्रांसपेरेंसी हो, सो दैट गवर्नमेंट ऑफ द डे पर शक न हो सके कि ये जो है अपने फायदे के लिए इस प्रकार की जो नीतियां हैं वो अपना रही है। तो ट्रांसपेरेंसी की जरूरत तो है ही है सिलेक्शन प्रोसेस में, टू मेंटेन इट्स लेजिटिमेसी। तो अब बात करते हैं प्रीलिम्स 2021 के लिए आपको क्या याद रखना है। तो वैसे तो ये मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इश्यूज है, आपको मेंस के लिए तैयारी करनी चाहिए। और हाँ, यूपीएससी जिसकी एग्ज़ाम आप दे भी रहे हो, कहीं ना कहीं इसके बारे में, इस बॉडी के बारे में आपको 4-5 पॉइंट पता होने चाहिए। लेट्स से कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या पर्पसेस होता है इसका, और क्या ये रिक्रूट करती है। तो आपको याद रखना है ये सिर्फ रिकमेंड करती है, ओरिजिनल रिक्रूटमेंट तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल करती है, ये सिर्फ रिकमेंड करती है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल को रिक्रूटमेंट करने का काम। आपको ही पता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के तहत होता है। तो ये सब पॉइंट्स जो बेसिक डिफरेंशिएशन वाले ये पता होने चाहिए, जो कि एम लक्ष्मीकांत में अच्छे से दिया है, तो आप उसे खोलकर इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड। It is about Union Budget 2021-22. Finance Minister endorsed National Rail Plan 2030. तो नेशनल रेल प्लान 2030 अनरेवल किया गया है इस बजट में, जो हाल ही में पेश किया गया था। हम जानेंगे क्या बातें कही गई है नेशनल रेल प्लान में। तो दिसंबर लास्ट ईयर इंडियन रेलवे ने इश्यू किए थे ड्राफ्ट नेशनल रेलवे प्लान का। और नेशनल रेलवे प्लान की अगर हम बात करें तो एक प्रकार से कॉमन प्लेटफॉर्म होगा सारे फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चरल, बिजनेसेस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग जो रेलवे आने वाले समय में करेंगे। क्या ऑब्जेक्टिव है इस प्लान का? तो कैपेसिटी क्रिएट करना, बिल्टअप करना अहेड ऑफ द डिमांड बाय 2030, और दिस इन टर्न कैटर टू ग्रोथ इन डिमांड राइट अप टू 2050, यानी कि कैपेसिटी इतने हद तक क्रिएट कर देना कि वो जो 2050 तक की डिमांड है उसे फुलफिल कर सकता है, उसके ग्रोथ को फुलफिल कर सकता है। साथ ही साथ इंक्रीज द मॉडल शेयर ऑफ रेलवेज, और आप देख सकते हो 27% करेंटली है, उसको 45% ले जाना है। फ्राइट सेक्टर है, फ्राइट यानी कि जो गुड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, या तो वो रोडवेज से हो सकती है, रेलवे से हो सकती है, एयरवेज हो सकती है, या फिर सीवेज हो सकती है। लेकिन आप देख सकते हो फिलहाल जो रेलवेज के माध्यम से फ्राइट मूव किए जाते हैं काफी कम है, 27% ही है, उसे हमें 45% बढ़ाने की जरूरत है एज ए पार्ट ऑफ नेशनल कमिटमेंट टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस। साथ ही साथ रिड्यूस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ रेल ट्रांसपोर्टेशन बाय नियरली 30%, काफी इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल कॉस्ट जो रेल ट्रांसपोर्टेशन का होता, किसी भी गुड्स को या एज ए लॉजिस्टिक प्रोडक्ट्स को लेके जाना है, तो उसको नियरली
30% तक कम करना है और पास ऑन द बेनिफिट ऑन द कस्टमर। क्योंकि आपको ही पता है कि भारत एक इकोनॉमिक ग्रोथ वाला देश है और अगर भारत को अपने प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरे जगह, एक राज्य से दूसरे जगह, एक लोकेशन से डिफरेंट लोकेशन, चाहे वो नॉर्थ टू साउथ हो, ईस्ट टू वेस्ट हो, तो कॉस्ट काफी ज्यादा लॉजिस्टिक में चले जाते हैं, जिसके कारण जो कॉम्पिटिटिवनेस है प्रोडक्ट की वो दिक्कतें आ जाती है। इसलिए जो प्रोडक्ट्स है भारत का वो ग्लोबल लेवल के जो मार्केट प्राइस है उसको compete नहीं कर पाता। तो इसीलिए जो कॉस्ट है उसे कम किया जाएगा साथ साथ, सो दैट जो बेनिफिट है वो कस्टमर्स तक ट्रांसमिट किया जा सके। रिड्यूस ट्रांजिट टाइम ऑफ फ्लाइट सब्सटेंशियली बाय इंक्रीजिंग एवरेज स्पीड ऑफ फ्लाइट। प्रेजेंट क्या है आपका 22 kmph टू 50 kmph, तो स्पीड को भी बढ़ाया जाएगा टू रिड्यूस द ट्रांजिट टाइम ऑफ द फ्लाइट। और नेट जीरो इमिशन बाय 2030, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी बड़ा नेटवर्क है हमारे रेलवेज का और काफी बड़े लेवल पर एनर्जी कंज्यूम होती है, और इसका मतलब ये भी है कि काफी बड़े लेवल पर कार्बन इमिशन भी होता है। तो अगर इंडियन रेलवेज कहीं ना कहीं प्रयास करती है जीरो कार्बन इमिशन का, चाहे वो 2030 तक ही क्यों ना हो, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा। एज ए पार्ट ऑफ NRP विजन 2024 उसे भी लॉन्च किया गया था फॉर एक्सेलरेटेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्टेन क्रिटिकल प्रोजेक्ट बाय 2024, सच एज आप देख सकते हो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, मल्टी ट्रैकिंग एफ कंजेस्टेड रूट। तो ये सब प्रोजेक्ट्स भी NRP के तहत जो विजन 2024 है उसमें आउटलाइन किए गए थे। NRP बेसिकली इन्वेस्ट्स एन इनिशियल सर्ज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट राइट अप टू 2030, यानी कि 2030 तक NRP क्या कहता है कि हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। उसके बाद पोस्ट 2030 जो रेवेन्यू सरप्लस जनरेट होंगे इस कैपिटल इन्वेस्टमेंट के कारण वो एडिक्वेट होंगे टू फाइनेंस द फ्यूचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और जो एक्सटेकर फंडिंग है रेल प्रोजेक्ट का उसे हमको जरूरत नहीं होगी क्योंकि इट विल बी फाइनेंस्ड बाय द एडिक्वेट फाइनेंस फ्यूचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो हम किए हैं अप टू 2030। अन्य क्या किए अनाउंसमेंट रेलवे से जुड़े यूनियन बजट में किए गए, तो आप देख सकते हो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, इसको बाय 2022 जून तक कमीशन यानी कि तैयार कर दिया जाएगा। और जो पार्ट ऑफ DFC है वो किस रूप में PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर डेवलप किए जा रहे हैं। याद रखना है पार्ट्स ऑफ, कुछ हिस्से PPP मॉडल पर है, इट इज नॉट ऑल हिस्से PPP मॉडल पर तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही साथ ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर सेटअप किए जाएंगे, खड़गपुर टू विजयवाड़ा, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर फ्रॉम भुसावल टू खड़गपुर या दानपुरी, एंड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर इटारसी टू विजयवाड़ा। ऑल ब्रॉड गॉज रूट्स उसको इलेक्ट्रीफाई किए जाएंगे बाय दिसंबर 2023 और देयर विल बी सेफ्टी पैसेंजर एमिनिटी मेजर्स। इन सब बातें को भी हाईलाइट किया गया है। तो बात करते हैं प्रीलिम्स 2021 के लिए क्या याद रखना है आपको। तो ये जो NRP है नेशनल रेल प्लान, इसके 4-5 पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव में है उसे याद रखना है। जनरल ऑब्जेक्टिव ही है लेकिन हाँ जिसमें कुछ डाटा है उसको याद रखना है। जैसे ये जो आपका इंक्रीज द मॉडल शेयर ऑफ रेलवे फ्रॉम 27% टू 45%, ये याद रखना है। और ये याद रखना है कि रीड कैपेसिटी अहेड ऑफ डिमांड बाय 2030, इसे पॉइंटर के रूप में आपको याद रखना है। फिर साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि रिड्यूस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ रेल ट्रांसपोर्टेशन बाय नियरली 30%। और बाकी ये जो आपका ये है टारगेट NRP इन्वेस्टाइज एन इनिशियल सर्ज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट राइट अप टू 2030, ये आपको जरूर याद रखने हैं। और ये जो टारगेट है आपका नेट जीरो कार्बन इमिशन बाय 2030, ये टारगेट्स याद रखने, क्योंकि आपको पता है आजकल UPSC जो है वो फैक्चुअल से ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स पर ही क्वेश्चन ज्यादा पूछ रही है, तो हमें कहीं ना कहीं इस वे में ही तैयार करने की जरूरत है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड। इट इज अबाउट अप्रेंटिस एक्ट, उसे अमेंड किए जाएंगे टू बूस्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो क्या कंटेक्स्ट है, तो जो हमारा अप्रेंटिस एक्ट है 1961 का, इसमें बेसिकली रेगुलेशन एंड कंट्रोल
की बात कही जाती है ट्रेनिंग ऑफ अप्रेंटिसेस। ये ट्रेनिंग ऑफ अप्रेंटिसेस मतलब कि वैसे व्यक्ति कह सकते हो आप जो किसी इंडस्ट्रीज में या एस्टेब्लिशमेंट में ज्वाइन करने से पहले या फिर ज्वाइन करने के बाद भी उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है सो दैट जो वर्किंग इफिशियंसी है उसे इन्हांस किया जा सके, उन्हें प्रैक्टिकल स्किल्स, प्रैक्टिकल नॉलेज प्राप्त हो वर्किंग का, सो दैट जो आउटपुट है उसे बढ़ाया जा सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अप्रेंटिस एक्ट को अमेंड किए जाएंगे सो दैट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट हो सके। अब बातें करेंगे कि क्या अमेंडमेंट सजेशन किए गए हैं। तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग की बात मैंने की, तो बेसिकली इट इज ए कोर्स ऑफ ट्रेनिंग जो किसी इंडस्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट में दिए जाते हैं या करवाए जाते हैं, जिसमें बेसिक ट्रेनिंग तो होती ही होती है, साथ ही साथ ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी होती है। और इसमें वर्क बेस्ड लर्निंग यानी कि जो आप कार्य कर रहे हो उसी से जुड़े लर्निंग आपको करवाए जाएंगे एलोंग विद द थ्योरेटिकल नॉलेज जो आपने सीखा है उस पर्टिकुलर फील्ड में। साथ ही साथ आपको कुछ वेज अर्निंग्स भी प्राप्त होंगे एज ए स्टिपेंड। तो ये आपका ओवरऑल अप्रेंटिस ट्रेनिंग का ढांचा होता है। और अंडर द अप्रेंटिस एक्ट जो कंपनी है विथ 30 और मोर एम्प्लॉयज उनको ट्रेन करने होते हैं मिनिमम 2.5% ऑफ अप्रेंटिसेस ईच ईयर, और जो मैक्सिमम है वो देख सकते हो कैन गो अप टू 15% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज स्ट्रेंथ। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती आप देख सकते हो कि एक डाटा या एस्टिमेट से ये पता चल रहा है कि नो कंपनी, चाहे वो पब्लिक सेक्टर कंपनी ही क्यों ना हो, अप्रेंटिसेस को ट्रेनिंग नहीं देती हैं बियॉन्ड 2.5 से 3% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स। तो रिकमेंड 15% तक किए जाते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ यानी कि ये सब जो एस्टेब्लिशमेंट है सिर्फ अपने मिनिमल टारगेट को फुलफिल करने के लिए ट्रेनिंग प्रदान करते हैं। ऑल्सो नीड फॉर एन अमेंडमेंट हैज ट्रिगर्ड बिकॉज ऑफ चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क प्लेस। तो इस अमेंडमेंट की जरूरत इसलिए पड़ी है कि जो वर्क प्लेस के नेचर है यानी कि जिस जगह पर हम लोग काम करते थे पहले और अगर आज के रियलिटी से कंपैरिजन करें तो उसमें काफी बड़ा परिवर्तन आया है, क्योंकि अब हम वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लर्निंग और क्रिएशन ऑफ सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रेनिंग। ये तो आपको भी पता है। नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम भी चलते हैं जो 2016 में लॉन्च किए गए थे अंडर द एक्ट सो दैट फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा सके उन एस्टेब्लिशमेंट को जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग देने में समर्थवान नहीं है और जिनको पैसे की कमी है। सो उनके पैसे की कमी कहीं ना कहीं उनके जो कंपनीज में इनएफिशिएंसी का कारण ना बन जाए, इसीलिए उन्हें अप्रेंटिस ट्रेनिंग टेकअप करवाने के लिए सपोर्ट किया जा रहा था नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत। कुछ जो सजेस्टेड चेंजेज अप्रेंटिसशिप एक्ट में बताए गए, आउटसोर्सिंग अप्रेंटिस एग्रीगेशन टू द थर्ड पार्टी, यानी कि जो अप्रेंटिस एग्रीगेशन है यानी कि जो अप्रेंटिस यानी कि ट्रेनिंग देने की जो जिम्मेदारी वो थर्ड पार्टी को सौंप दी जाए, आउटसोर्स कर दी जाए। साथ ही साथ एक्सपेंडिंग डेफिनेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट टू इंक्लूड न्यू सेक्टर्स लाइक ट्रेड एंड कॉमर्स। तो नए नए सेक्टर्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमें डेफिनेशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट बनाने होंगे और अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स के भी ओपन करने पड़ेंगे व्हाइल परस्यूइंग एजुकेशन, सो दैट जब वो एजुकेशन कर रहे होंगे तो उसी समय से उनको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मिलती रहे, सो दैट बाद में अगर वो पढ़ के निकलते हैं और जॉब की डिमांड करते हैं तो फिर उन्हें आसानी से जॉब प्राप्त हो सके। तो प्रीलिम्स 2021 के लिए क्या याद रखना है आपको, अप्रेंटिसशिप एक्ट के बारे में बेसिक जानकारी रखनी है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है ये जानकारी रखनी है आपको, और ये आपको पॉइंट याद रखना है कि अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत फर्म्स विद 30 और मोर एम्प्लॉयज हैव टू ट्रेन मिनिमम 2.5% ऑफ अप्रेंटिसशिप ईच ईयर, ये याद रखना है। और इस स्कीम के बारे में याद रखना है आपको, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के बारे में आपको याद रखना है। बस इससे ज़्यादा ज़रूरी प्रीलिम्स 2021 के लिए नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड। इट इज अबाउट 60 किलोमीटर एरिया जो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर का है उसे फेंस नहीं किए जा सके हैं। क्यों? क्योंकि रिवर्स एंड डिफिकल्ट टेरेन इन द रीजन। तो इसी से जुड़ा हमारा न्यूज है, और इसको जानने से पहले सबसे पहली बात है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि बांग्लादेश के साथ हमारे कौन कौन से जो राज्य है उनका बॉर्डर सटता है, और
सबसे बड़ा राज्य जिसका बॉर्डर बांग्लादेश के साथ सटता है वो कौन है? तो आप देख सकते हो इंडिया बांग्लादेश अप्रोक्स 4095 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, ऑफ विच 1116 किलोमीटर रिवराइन बाउंड्रीज। रिवराइन बाउंड्रीज यानी कि बाउंड्री विच हैज बीन क्रिएटेड बाय द रिवर, उसको आप रिवराइन बाउंड्रीज कहते हो, है ना। तो अमंग इंडियन स्टेट्स जो बाउंड्री शेयर करते हैं, आप देख सकते हो, ये आपको याद रखना है। बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल शेयर्स द मोस्ट while the मिजोरम शेयर द लीस्ट, है ना। तो इंडियन स्टेट जो शेयर करते हैं बाउंड्री बांग्लादेश के साथ, तो वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा शेयर है और मिजोरम का सबसे लीस्ट शेयर है, ये आपको याद रखना है। जो पोरस बॉर्डर है वो बेसिकली पाथवे यानी कि एक प्रकार से स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग इन आर्म्स, ड्रग्स एंड पीपल एंड कैटल, इन सब की जो समस्या है उसको डेफिनेटली उजागर करता है, क्योंकि जब बॉर्डर पोरस होता है तो इसका मतलब चांसेस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, चांसेस ऑफ स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग, ये सब बढ़ जाती है। पोरस का मतलब ये हुआ कि वहां पे प्रॉपर फेंसिंग नहीं की जा सकती है बिकॉज ऑफ द डिफिकल्ट टेरेन, इसको आप पोरोसिटी कह सकते हो। इंडिया रिपोर्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश बॉर्डर, ये आप देख सकते हो। कैटल स्मगलिंग जो होता है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश अप्रोक्स $1 बिलियन एनुअली। चैलेंजेस जो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर मैनेजमेंट में है, क्या है? तो सबसे पहली बात, हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बॉर्डर एरियाज में रहते हैं, और इंडियन बॉर्डर्स जो है वो गार्ड किए जाते हैं बाय मिलिट्री एंड पुलिस फोर्सेस, जो रिपोर्ट करते हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को इन द सेंटर इन द स्टेट्स एज वेल। और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो नेसेसरी है उसकी कमी है, जैसे ऑब्जर्वेशन टावर्स की कमी है, बंकर्स, बॉर्डर फ्लड लाइट, इन सब की जो बेसिक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं इन एरियाज में कमी। साथ ही साथ एथनिक कन्फ्लिक्ट और सेपरेटिस्ट मूवमेंट भी देखने को मिलते हैं बॉर्डर स्टेट्स में, ये भी एक बड़ी समस्या ही है। कंप्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली लाया गया था एज ए रोबस्ट एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम, जो एड्रेस कर सके इन गैप्स को इन द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी। कैसे? तो इंटीग्रेटिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, वेपन्स, हाईटेक सर्वेलेंस इक्विपमेंट। और ये जो सिस्टम है आप कह सकते हो कि इसमें माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, कैमरा एंड इंट्रूजन डिटेक्शन डिवाइस, जिसको बोल्ड QIT कहा जाता है, बॉर्डर इलेक्ट्रिकली डोमिनेटेड QRT इंटरसेप्शन टेक्निक, ये सब कुछ इनिशिएटिव लिए गए थे सो दैट इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट हो हमारे इंटरनेशनल बाउंड्रीज के बीच। सो प्रीलिम्स 2021 के लिए आपको बांग्लादेश और इंडिया की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, हु शेयर्स द हाईएस्ट बॉर्डर, तो आप याद रखना है बांग्लादेश के साथ कौन है सबसे हाईएस्ट, वेस्ट बंगाल, और सबसे कम कौन है, मिजोरम। लेकिन आपको बांग्लादेश के साथ जो सटे अन्य राज्य है उसके नाम भी जानने चाहिए और ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी प्रीलिम्स 2021 के लिए आप ये याद रख सकते हो कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, इसके बारे में बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए कि क्या है ये। और ये डाटा तो आप याद रखो कि इंडिया रिपोर्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश बॉर्डर, बस इसके अलावा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इट इज अबाउट NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक इन्वेस्ट $100 मिलियन इन फंड्स ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि NIIF, आपको भी पता है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट किए गए हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, इट मार्क्स द न्यू डेवलपमेंट बैंक फर्स्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। तो भारत में पहली दफा इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया गया है NDB के द्वारा। तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट यानी कि शेयर्स में इन्वेस्ट किए जाते हैं, इसके बदले में जब ये इन्वेस्ट करेगा तो डेफिनेटली पैसे प्राप्त होंगे भारत को, सो दैट भारत इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कर सके अंडर द NIIF यानी कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है बेसिकली प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करने के लिए प्रयास करेगा जब इंडियन कंपनीज आर सीकिंग मच नीडेड इक्विटी, क्योंकि भारतीय कंपनीज को तो चाहिए कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी मिले टू अचीव देयर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। क्योंकि ग्रो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको पैसे की जरूरत होती है। पैसे कहाँ से आएंगे? इक्विटी से, यानी कि शेयर से। जब आपका कोई शेयर खरीदेगा, जब कोई भी इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी के शेयर खरीदते तभी तो पैसे आते, तभी तो वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ को इंश्योर कर सकते हैं।
तो एनडीबी की बात करते हैं, यानी कि नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक की। तो ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है और ये इस्टेब्लिश किए गए थे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, यानी कि ब्रिक्स देशों के द्वारा। ब्रिक्स का ही है ये बेसिकली न्यू डेवलपमेंट बैंक। और क्या ऑब्जेक्टिव है तो देख सकते हो, इट कैन फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन ब्रिक्स एंड अदर इमर्जिंग कम्युनिटी। ये याद रखना है, ब्रिक्स में तो करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को फाइनेंस, साथ ही साथ अन्य इमर्जिंग इकोनॉमीज में भी करते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में भी करते हैं। और NIIF एक प्रकार से कोलैबोरेटिव इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है ना। और यहाँ पर इंटरनेशनल और इंडियन इन्वेस्टर दोनों इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये भारत का पहला सोवरिन वेल्थ फंड आप कह सकते हो। और NIIF लिमिटेड मैनेजेस ओवर 4.4 बिलियन डॉलर इक्विटी कैपिटल कमिटमेंट अक्रॉस इट्स 3 फंड। और ये 3 फंड के नाम है मास्टर फंड, जो प्राइमरीली इन्वेस्ट करते हैं ऑपरेटिंग एसेट्स में इन कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जैसे ट्रांसपोर्ट और एनर्जी हो गया। दूसरा है फंड्स ऑफ फंड, जो इस्टेब्लिश किए जाते हैं विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग होम ग्रोन इंडियन प्राइवेट इक्विटी फंड मैनेजर्स, कि उन्हें इंडिया फोकस्ड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का एक्सेस मिले जो ऑपरेट करते हैं लार्ज स्केल पर। स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज फंड, और ये प्राइवेट इक्विटी फंड है जो एम करता है स्केलेबल बिजनेसेस को बिल्टअप किए जाए अक्रॉस ए रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटी लॉन्ग बट कैपिटल शॉर्ट सेक्टर्स। तो ये बेसिकली आपको जानना है प्रीलिम्स 2021 के लिए एनडीबी के बारे में। एनडीबी का हेडक्वार्टर क्या है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, और ये तो जरूर याद रखना है कि ब्रिक्स का ही है। साथ ही साथ ये जो फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को करता है, लेकिन नॉट ओनली कि ब्रिक्स देशों में बल्कि अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज एज वेल। और NIIF के बारे में भी याद रखना है आपको, यानी कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में, कि ये कोलैबोरेटिव इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। इंटरनेशनल एंड इंडियन इन्वेस्टर्स में दोनों शामिल है, एंकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये तो जरूर याद रखने की ये भारत का पहला सोवरिन वेल्थ फंड है। और ये जो 3 कैटेगरी ऑफ फंड है, बस ये याद रखना है कि NIIF में आता है। वो पहला है आपका मास्टर फंड, फंड ऑफ फंड, स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज फंड। बस प्रीलिम्स 2021 के लिए आपको याद इतना ही रखना है। लेट्स मूव टू द शॉर्टर न्यूज फ्रेंड। इट इज अबाउट UN sanctions current and former military officers of Myanmar। आपको ही पता है म्यांमार में इस बार डेमोक्रेसी, प्रो डेमोक्रेसी राइट्स चल रहे हैं। और ये जो न्यूज़ है आपने भी जरूर सुना होगा। और यूएस ने क्या कंटेक्स्ट है यूएस के संदर्भ में, तो यूएस ने बेसिकली सैंक्शंस लगाए हैं 10 करेंट एंड एक्स मिलिट्री ऑफिसर्स, जिसमें 3 एंटिटीज इन्वॉल्व इन म्यांमार कॉप। Feb 1 को म्यांमार की जो मिलिट्री है उन्होंने फुल कंट्रोल ले लिया था गवर्नमेंट के ऊपर और 1 ईयर स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था अहेड ऑफ शेड्यूल्ड मीटिंग ऑफ द कंट्रीज न्यूली इलेक्टेड पार्लियामेंट। तो वहां पर आपको पता है डेमोक्रेसी के लिए बड़े लेवल पर मूवमेंट छिड़ चुका है। और मिलिट्री ने इतना भी ये भी डिसाइड किया, ऑल्सो डिक्लेयर की नवंबर 2020 जनरल इलेक्शन वो वॉइड है और ऑंग सैन सू इसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। और आपको भी पता है इनके बारे में, यानी ऑंग सैन सू के बारे में, ये डिफेक्टो लीडर रही है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी का, जिन्होंने विक्ट्री प्राप्त किया था इन द इलेक्शन। और इट वाज फॉलोड बाय सिविल प्रोटेस्ट थ्रू आउट म्यांमार, और इसके चर्चे आप अभी भी देख रहे होंगे अपने न्यूज में। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को लोकेशन केस। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक प्रकार से एलिगेशंस फेस कर रही है कि कुछ ब्रोकर्स को प्रेफरेंशियल यानी कि प्रेफरेंशियल एक्सेस मिल जाता है शेयर्स का थ्रू द को लोकेशन फैसिलिटी, अर्ली लॉगिन और डार्क फाइबर की मदद से, विच कैन अलाउ ए ट्रेडर कि वो सेकेंड फास्टर एक्सेस कर सकता है टू द डाटा फीड ऑफ एन एक्सचेंज। और जब ये पहले ही इनको एक्सेस मिल जाएगा शेयर्स का, तो कहीं ना कहीं जो इक्वलिटी है, जो कॉम्पिटिटिवनेस है, उसको डिग्रेड करने का काम करेगा। और अगर हम बात करें एनएससी को लोकेशन फैसिलिटी की, तो ये स्टॉक ब्रोकर्स को अलाउ करते हैं टू टेक ऑन रेंट स्पेसिफिक रैक्स एंड को लोकेट देयर सर्वर्स एंड सिस्टम्स विद इन द एक्सचेंज प्रीमिसेस। हाल ही में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इन्होंने पेनल्टी भी लगाई थी 1 करोड़ रुपए की एनएससी के ऊपर इन कनेक्शन विथ इट्स 3 ईयर इन्वेस्टिगेशन इन द को लोकेशन केस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज फ्रेंड। इट इज अबाउट जल विश्कम कैंपेन। तो क्या कंटेक्स्ट है,
तो 57,000 वाटर स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्ट किए गए अंडर दिस स्कीम और हाल ही में इन्हें इनेगोरेट किया गया है। अगर हम बात करें जल अभिषेक कैंपेन की, तो ये कम्युनिटी ड्रिवेन वाटर कंजर्वेशन कैंपेन है और ये मध्य प्रदेश का कैंपेन है जो 2006 में ही लॉन्च किया था। और इसके कंपोनेंट आप देख सकते हो जल अभिषेकम कैंपेन के रेनोवेशन ऑफ वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर, साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन टैंक, रिवर रिवाइवल, ये सब कुछ जनरल कंपोनेंट्स है इस कैंपेन के। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इट इज अबाउट स्पिनल मस्कुलर एट्रोफी, SMA के बारे में। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है कैरेक्टराइज्ड बाय वीकनेस इन वेस्टिंग मसल्स में यूज्ड फॉर मूवमेंट, और ये काउज होते हैं लॉस ऑफ स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स जिसको आप मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। तो मोटर न्यूरॉन्स की अगर कमी हो जाती है तो इस प्रकार के जो स्पिनल मस्कुलर एट्रोफी है वो काउज होते हैं दैट कंट्रोल द मसल मूवमेंट। It most often affect babies and children and make it hard for them to use their muscles. Let's move to the next news. It is very important. It is about होप मिशन। तो आपको याद रखना है ये मार्स मिशन है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का। होप या अमल इज द नेम ऑफ द ऑर्बिटर जो लॉन्च किए गए थे। और इस होप मिशन के बाद UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वो फर्स्ट अरब नेशन बन गया है कि वो स्पेसक्राफ्ट भेजे हैं मार्स के ऊपर, और 5th स्पेसक्राफ्ट एंट्री टू डू सो आफ्टर द US, सोवियत यूनियन, यूरोप, इंडिया, और 5वें नंबर पर अब UAE बन गया है। सेकेंड आफ्टर इंडिया टू डू सो सक्सेसफुली ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो इस ये होप मिशन भी कहीं ना कहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मिशन कंप्लीट किया है। और होप जो है वो ऑर्बिट करेंगे मार्स को 2 ईयर्स के लिए। 1 मार्सियन ईयर की अगर हम बात करें तो देख सकते हो 687 डेज होते हैं। The probe aims to create first complete portrait of Martian atmosphere। तो मार्शियन एटमॉस्फेयर का पूरा चित्र बढ़िया से कलेक्ट करेगा। Let's move to the next article. It is about fund allocated to NGOs for travel welfare। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स इंप्लीमेंट कर रही है 2 स्कीम्स को थ्रू नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन की मदद से। पहला है आपका ग्रांट इन एड टू वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट। तो क्या काम है इसका? तो इट विल इनहांस द रीच ऑफ वेलफेयर स्कीम्स इन सर्विसेज, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, ट्रैवल एरियाज। साथ ही साथ स्ट्रेंथनिंग एजुकेशन एवं शेड्यूल ट्राइब गर्ल्स इन लो लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट। तो जहाँ लो लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एजुकेशन एवं द शेड्यूल ट्राइब गर्ल्स को स्ट्रेंथन करना है टू ब्रिज द गैप इन लिटरेसी लेवल बिटवीन द जनरल फीमेल पॉपुलेशन एंड ट्राइबल वुमेन थ्रू फैसिलिटेटिंग 100% इनरोलमेंट ऑफ ट्राइबल गर्ल्स इन द आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द ब्लॉक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड। इट इज अबाउट वर्ल्ड यूनानी डे जो 11 फरवरी को सेलिब्रेट किए जाते हैं, और इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ यूनानी स्कॉलर्स एंड स्कॉलर सोशल रिफॉर्मर हकीम अजमल खान। याद रखना है हकीम अजमल खान के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है इनकी। तो इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी के दिन ये वर्ल्ड यूनानी डे सेलिब्रेट किए जाते हैं। और ये यूनानी स्कॉलर हैं, और यूनानी मेडिसिन एक प्रकार से ट्रेडिशनल मेडिसिन का ही हिस्सा है जो प्रैक्टिस किए जाते हैं मिडिल ईस्ट एंड साउथ एशियन कंट्रीज में। इट रेफर्स टू ए ट्रेडिशन ऑफ ग्रेको अरेबिक मेडिसिन। अदर मेजर ट्रेडिशनल मेडिसिन जो भारत में है आयुर्वेदा, योगा, सिद्धा, सोवा, रिक्पा और नेचुरोपैथी, ये याद रखना है आपको फ्रेंड। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की डिस्कशन। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, एज वेल एज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।